हे बच्चों, तो आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 8 देखेंगे, ठीक है ना, लास्ट पार्ट। तो पार्ट 8 में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले थे? 5.11 दैट इज सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स। इसमें इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसमें कुछ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आएंगे, मतलब क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स मतलब जो मैकेनिक्स का फाउंडेशन है, बेसिक फाउंडेशन, वो क्या है? वो जो बेसिक फाउंडेशन है वो आपका न्यूटन के तीनों लॉ है, न्यूटन्स लॉ, यू कैन से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये सारे स्टेप्स दिए हुए हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको नहीं बताता, डायरेक्ट हम लोग उसके एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल्स में जो भी दिया है उससे लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग डायरेक्ट 5.12 पे आते हैं। तो ज़रा ये 5.12 ये वाला, ठीक है, टेक्स्ट बुक रहेगा तो आप रीड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं 5.12। तो जो आपको 5.12 में दिया है वो आपका दो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब पहला कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन आपका एक ब्लॉक है और वो एक सरफेस पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये आपका सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये स्पंज जैसा, आप यू कैन से स्पंज वगैरह बॉल देखा होगा ना, स्पंज जैसा है, ठीक है। ले लो आप, ये स्पंज है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है? वो जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक, उसके ऊपर एक आयरन सिलेंडर, उसके ऊपर एक सिलेंडर फिर लेके आ गए, ठीक है ना। तो ये जो स्पंज था पहले इनिशियली, वो स्पंज का जो सरफेस था वो थोड़ा नीचे आ गया, मतलब ये जो ब्लॉक है आपका, वो ब्लॉक नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये समझे, क्योंकि ये सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्पंज है, तो स्पंज तो सीधी सी बात है, वो थोड़ा नीचे आएगा ही। तो ये आपका दूसरा कंडीशन दिया है। ये दो कंडीशन आपको समझ गया, ये दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट कंडीशन में पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, सेकंड कंडीशन को हम बाद में देखेंगे। तो जो पहला कंडीशन है इसमें बोला है कि जो ब्लॉक है वो 2 kg का है, ठीक। यहाँ पे भी वो जो ब्लॉक है वो 2 kg का है, वही ब्लॉक है, याद रखना। तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो जो ब्लॉक है 2 kg का, अगर मैं इसका फ्री डायग्राम बॉडी बनाऊँ, फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये आपका ब्लॉक को मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम में। तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं आप बोल सकते हो? ये ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक, नीचे की तरफ, जो कि वेट है आपका mg, यू कैन से। और जो दूसरा फोर्स लग रहा है वो किधर, कहाँ, कौन से डायरेक्शन में लगेगा? सीधी सी बात है, सरफेस लगाएगा ब्लॉक पे, तो वो क्या रहता है आपका? नॉर्मल रिएक्शन। ये समझा? तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है? इस कंडीशन में ये फ्री बॉडी, अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम, तो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। अभी जो ब्लॉक है आपका, ब्लॉक तो कहीं मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ना ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ना नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, ब्लॉक वहीं पर रेस्ट पर है फिलहाल, ठीक है। तो जो इसका इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? अब देखो, जब ब्लॉक यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो टोटल फोर्स है इस पे, ऊपर या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो जीरो है, नेट फोर्स यू कैन से जीरो, ठीक है। तो जब नेट फोर्स जीरो रहता है, यू कैन से जो फोर्स रहेगा, इक्वेशन हम लोग ऐसे बनाते हैं, याद रखना, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो फोर्स रहेगा वो आपका क्या है? वो बेसिकली जीरो है। तो जीरो इज इक्वल्स टू एन माइनस एम जी, ठीक है ना, ये अपोजिट है, ये एम जी इसका है, इसके ऊपर मैंने लिखा था, याद रखना, ये इसके साथ में नहीं है। तो जो एन इज माइनस एम जी बनेगा, जो टोटल फोर्स है यहाँ पे जीरो है, इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स लग ही नहीं रहा है ना, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यू कैन सी एक्सटर्नल नेट फोर्स। तो जीरो इज इक्वल टू एन माइनस जी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एन इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? एम जी। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, मतलब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से एन नॉर्मल डायरेक्शन रहेगा आपका एम जी के बराबर, ठीक है। तो ये एम जी आपको पता है कितना? एम इज नथिंग बट 2 kg और ग्रेविटी इज नथिंग बट 10 kg। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की तरफ वो कितना आता है यहाँ पे? वो आता है 10, ठीक, 5, सॉरी 10 टू द 20 होगा ना यार, ये 2 है और ग्रेविटी 10, तो 20 होगा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन आपका कितना है? 20 न्यूटन। ये भी एक न्यूटन क्यों लिया? क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन आपका फोर्स है, ठीक है ना। आपके टेक्स्ट बुक में जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको आर लिया होगा शायद, लेकिन हाँ आर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, ज़्यादातर हम लोग आर ही लेते हैं, और कहीं कहीं यहाँ पे एन भी लेते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लेते हो। हम लोग, चलो हम लोग, मैंने यहाँ पे एन ही लिया है, ठीक है, आप लोग आर भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आप याद रखना, नोट कर लेना। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन था। अब हम लोग सेकंड कंडीशन पे आते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आपको कितना मिला? 20 न्यूटन, वो की जो कि वेट के बराबर रहता है। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। तो भाई जो सेकंड कंडीशन है
इसमें क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन हमारा क्या था कि ये जो ब्लॉक था वो ब्लॉक तो आपका 2 kg का ही है, ठीक है ना, ब्लॉक आपका कितना है 2 kg का ही है, याद रखना। ओके, तो उसके ऊपर आप क्या रखते हो, एक सिलेंडर रखते हो। सिलेंडर का जो वेट रहेगा वो कितना रहेगा, लेट्स से मैं सी लेता हूँ सिलेंडर का वेट, या एम सी लो, मतलब सी लेते, ठीक है। सिलेंडर का जो वेट रहेगा वो कितना रहेगा 25 kg, ठीक है ना, ये आपको गिवन में 25 kg। ओके, तो सिलेंडर का वेट 25 kg जैसे आपने इस ब्लॉक पे रखा तो वो ब्लॉक नीचे की तरफ चला गया, मतलब जो सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस था वो नीचे चला गया, आप समझ गए। तो यहाँ पे वो एक्सेलरेट हुआ, बेसिकली क्या एक्सेलरेट हुआ, ये ब्लॉक एक्सेलरेट हुआ नीचे की तरफ। तो जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो ये हुआ। तो अब पूछा इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, देखते हैं इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं बात करूँ फ्री बॉडी डायग्राम की, तो ये आपका सिलेंडर रहेगा और ये नीचे ब्लॉक ले लो, ठीक है। तो इस पर फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पूरा एक सिस्टम ले लो, ये सिलेंडर प्लस ब्लॉक, इसको हम लोग बोलेंगे एक सिस्टम। तो इस सिस्टम का में क्या आ गया आपका, सिलेंडर प्लस ब्लॉक, ओके, प्लस ब्लॉक, इसको हम लोग पूरे सिस्टम बोलेंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो उसका जो फोर्स लग गया उस सरफेस पे, वो जो सरफेस था वो नीचे की तरफ लग गया, दैट इज वेट, नथिंग बट mg, ठीक है ना। ये टोटल एम मास होगा, मतलब 25 प्लस 22 होगा यहाँ पे, सॉरी 2 होगा, 25 प्लस 2, ये 25 था ये 2 था, ठीक है। और इस पर नॉर्मल रिएक्शन भी लग गया ऊपर की तरफ। लेट से यहाँ पे मैं r ले लेता हूँ, नहीं n डैश ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले n लिया था ना, तो मैं n डैश ले लेता हूँ। आपके डैश बुक में ये r डैश दिया होगा, ठीक है। तो अभी इसका हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेट होगा नीचे की तरफ, तो इसका टोटल जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, मतलब इसमें फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग गया, किस पे, इस ब्लॉक पे। तो जो फोर्स रहेगा यहाँ पे वो क्या रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। अब इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं, कैसे कर देंगे, देखो जो टोटल फोर्स है वो नीचे की तरफ है, तो आपको क्या लिखना है, टोटल फोर्स F इज इक्वल्स टू फोर्स की जो डायरेक्शन में वो है आपका क्वांटिटी है, यू कैन से फोर्स है, वो क्या है mg है। तो उसके डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी है आपका, जो भी फोर्स है वो mg है, ठीक, माइनस उसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है n डैश, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। ये समझा, ये हमेशा इक्वेशन ऐसे ही बनाना है आपको, याद रख के, ठीक है ना, ये भूलना मत। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है उस डायरेक्शन मतलब फोर्स लग रहा है, तो फोर्स हमेशा फोर्स इज इक्वल्स टू जिस भी डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में कौन सा क्वांटिटी है mg माइनस जिसको जो ऑपोजिट है नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन आपका बन जाएगा। तो ये फोर्स आपको पता है m जो रहेगा यहाँ पे वो टोटल मास रहेगा, मतलब 25 प्लस 2 रहेगा, ठीक है ना, सिलेंडर का भी मास प्लस इसका ब्लॉक का भी मास, m इंटू जी कितना है 10 है, ठीक है। फोर्स इज सॉरी एम ए एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है। एक्सेलरेशन इसमें कितना है 0.1, बोलना मत, ये एक्सेलरेशन, ये फोर्स एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे 0.1 है, ओके जी। mg, अब ये mg है, मतलब ये पूरा सिस्टम का मास कितना होगा 25 प्लस 2 इंटू जी 10, ठीक है ना, माइनस n डैश। तो आपको यहाँ पे n डैश निकालना है बेसिकली। तो अब क्या होगा, ये होगा 27 इंटू 0.1, ये होगा 27 इंटू 10 270 माइनस n डैश, ठीक है। तो ये करने के बाद पूरा सॉल्व बच्चों, n डैश आपका जो आता है इसको आप इधर, n डैश को आप इधर लेके जाओ, इस पूरे क्वांटिटी को इधर, ये 2.7 बनेगा, ठीक है। तो आपका आता है 267.3 न्यूटन, ठीक। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आता है इस पूरे सिस्टम पे। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि ये जो mg था, mg मतलब इस पूरे सिस्टम का mg जो फोर्स लगा रहा था सरफेस पे, दैट इज वेट, ये कितना था, ये 270 आएगा। देख लो, ये देखो ना 270 आता है ना mg, ये mg यहाँ पे 270 आता है, ठीक है ना। टोटल मास 25 प्लस 2 करो, ये 25 ये 2, 27 इंटू जी दैट इज 10, तो 270 आता है न्यूटन। बट नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्या आया आपका, ये तो आपका 267.3 आया न्यूटन, ये तो अलग आ गया, मतलब ये दोनों ऑपोजिट जो है वो इक्वल नहीं आए, ये समझिए आप। तो इसमें जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो नहीं लगेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। अब इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ क्या है बेसिकली एक्शन रिएक्शन पेयर, ये समझा आपको, ओके। तो हम इसका थोड़ा एक्शन रिएक्शन पेयर का डिटेल जानेंगे कि वो
किस में लागू होगा और किस में नहीं लगेगा। ठीक, ओके। तो इसको आप कॉपी कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ एक्शन रिएक्शन पैर का दोनों का कंडीशन। ये दूसरा कंडीशन और पहले जो हमने लिया था उन दोनों कंडीशन में एक्शन रिएक्शन पैर हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके। तो बच्चों हम एक्शन रिएक्शन पैर्स देखते हैं। एक्शन रिएक्शन पैर मतलब कौन सा लॉ है? न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, याद रखना। तो इसमें हम वो देखने वाले हैं कि एक्शन रिएक्शन पैर क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। तो जो फर्स्ट कंडीशन था, उस फर्स्ट कंडीशन में क्या था, जो ब्लॉक था वो रेस्ट पर था, उस सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्लॉक यहाँ पर रेस्ट पर है ना, कंडीशन क्या है, ब्लॉक यहाँ पर रेस्ट पर है। तो क्या होगा इसमें कि देखो एक्शन रिएक्शन है दो चीज में लगेगा। जो फर्स्ट, तो बच्चों जो एक्शन रिएक्शन पैर है ना वो दो चीजों में लगता है, याद रखना। जो पहली चीज होती है वो होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मैं पहले कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक, अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ये होता है आपका ये जो इस सरफेस है, ठीक है ना, उसके नीचे अर्थ का अर्थ है, बेसिकली अर्थ सरफेस है। ठीक है, तो अर्थ सरफेस जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएगी ब्लॉक पर, किस पे लगाएगी? इस ब्लॉक पर, तो वो हो जाएगा यहाँ पे एक्शन। इसमें इस चीज को मैं FOG लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, FOG, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फॉग क्या चल रहा है, फॉग। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो मैं पहला कंडीशन क्या बोल सकता हूँ, जो फॉग मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ब्लॉक, किस पे लग रहा है? ब्लॉक, ड्यू टू अर्थ, किसकी वजह से? ड्यू टू अर्थ। ये क्या हो जाएगा आपका, ये चीज आपका एक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? एक्शन। ठीक, अब रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन होगा फॉग मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, ऑन अर्थ ड्यू टू ब्लॉक। ये समझा? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, सीधी सी बात है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर इसको हम बोलेंगे रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पे एक्शन भी हो गया और रिएक्शन भी हो गया, ये दोनों पैर हो गए। न्यूटन का थर्ड लॉ यही बोलता है। तो यहाँ पे अर्थ ने, ये जो अर्थ का सरफेस है, उसने फोर्स ब्लॉक पर लगाया और ब्लॉक ने फोर्स अर्थ पर लगाया, और ये जो दोनों फोर्स है वो कितना होंगे? दोनों फोर्स सेम होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऊपर की तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन आया था वो कितना आता है? 20 न्यूटन। नीचे की तरफ जो आया था वो कितना आता है? 20 न्यूटन। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स जो है, दोनों फोर्स क्या होंगे? सेम होंगे, याद रखना बच्चों। ठीक है, ये भी होगा 20 न्यूटन, ये भी होगा 20 न्यूटन। ओके, तो ये नोट करने वाली चीज़ है, याद रखना। ये समझा? अब देखो, दो मैंने बोला एक्शन रिएक्शन पैर दो चीज में लगे, एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एक हो गया नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स से क्या होगा जरा देखते हैं। अब ये जो फोर्स मैंने लिखा है वो चीज क्या है? वो चीज बेसिकली ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक अर्थ के सरफेस पे एक फोर्स, मतलब अर्थ के सरफेस पे है तो सीधी सी बात है फोर्स लगाएगा। अर्थ सॉरी हो, ये जो क्या नाम है, ये सरफेस जो है सॉफ्ट सरफेस उस पर है। ठीक है ना, तो ये सॉफ्ट सरफेस पे जो फोर्स लगाएगा उसको हम बोलेंगे सिर्फ ओनली फोर्स। ये समझा? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या था? वो ग्रेविटी अर्थ की वजह से वो फोर्स लग रहा था उस ऑब्जेक्ट पर, और ये फोर्स किसकी वजह से लगेगा? ये फोर्स इस सरफेस की वजह से लगेगा। ये समझा दोनों का फर्क, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिर्फ फोर्स में। ओके, ठीक है ना। तो ये फोर्स, इसमें एक्शन रिएक्शन क्या होगा? इसमें एक्शन जो होगा वो रहेगा, ये मैं सिर्फ फोर्स लिखता हूँ, यहाँ पे सिर्फ F लिखता हूँ। ठीक है ना, तो फोर्स ऑन सरफेस, यू कैन से फ्लोर, फ्लोर जिस फ्लोर पर है। ठीक है, फ्लोर। ठीक है ना, फोर्स ऑन फ्लोर किसकी वजह से फोर्स लग रहा है? ड्यू टू ब्लॉक की वजह से। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर एक्शन हो जाएगी। ओके, ये समझा? और यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा? फोर्स ऑन, ये एक्शन हो गया। रिएक्शन क्या होगा? फोर्स ऑन ब्लॉक, मतलब ब्लॉक पे ऊपर भी तो फोर्स लगेगा ना, ड्यू टू फ्लोर। ठीक है ना, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन ये समझा दोनों का मतलब। एक्शन रिएक्शन दो चीज कंडीशन में लगता है। एक तो पूरे अर्थ में हम लोग अर्थ की बात करते हैं क्योंकि ना मेन तो अर्थ का सरफेस होता है। ठीक है ना, और दूसरे हम लोग जिस सरफेस पे है कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी बात करते हैं। तो दो टाइप के यहाँ पे एक्शन रिएक्शन की पैर की बात हो गई। सही है, समझा आपको? और एक और चीज यहाँ पे नोट रखना। ठीक है, नोट क्या आप करोगे कि ये जो पूरा ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक ये रेस्ट पर है, इसकी वजह से ये भी जो है सेम होगा। ठीक है ना, तो ये कितना होगा? 20 न्यूटन, और ये कितना होगा? सॉरी यार, 20 न्यूटन मैंने बराबर नहीं लिखा,
चलो यार कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया 20 न्यूटन, और ये कितना होगा, ये भी 20 न्यूटन। क्यों ये दोनों सेम है, क्योंकि ये रेस्ट पर है ये जो ब्लॉक है, ठीक है ना, तो ये चीज आप नोट कर लेना। चलो हम सेकंड कंडीशन में आते हैं, ये आप नोट कर लो, ठीक है। तो बच्चों हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन आपका क्या था कि उसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया था, ठीक है ना, सिलेंडर, और ये था आपका मास ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक था बेसिकली बी। तो देखो अगर मैं बात करूँ ये पूरे सिस्टम की, तो सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो टोटल सिस्टम का वेट कितना था बताओ, ये 2 kg का था ब्लॉक, और वो आपका 225 का था, मतलब टोटल 27 का था, 27, ठीक है ना, 27 यू कैन से kg, ठीक। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये आपका 27 kg का था, ओके। तो अब क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर इसकी मैं बात करूँ तो एक्शन रिएक्शन पर इसमें कैसा लगेगा वो जरा देखते हैं। तो देखो मैंने पहले क्या बताया था, पहला आपका ए चीज़ बताया था, ए क्या बताया था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये जरा मैं फटाफट अब बताता हूँ, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे फॉग, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, जो अर्थ की वजह से लगता है, अर्थ के सेंटर की वजह से जो आपका पूरे सिस्टम पे फोर्स लगेगा, ये पूरा सिस्टम मतलब सेंटर सॉरी सिलेंडर प्लस बॉक्स ब्लॉक का रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फॉग का मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ब्लॉक, किस पे लग रहा है, ब्लॉक नहीं, यहाँ पे सिस्टम लूंगा मैं, क्योंकि ब्लॉक की अगर बात करें तो सिर्फ ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ऑन सिस्टम ड्यू टू अर्थ, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये चीज ये यहाँ पे एक्शन होगा, ठीक है, एक्शन। अब रिएक्शन क्या होगा, फॉग दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ ड्यू टू सिस्टम, तो ये चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या बोला कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाला जो एक्शन रिएक्शन है ये हमेशा हमेशा मतलब हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। हमेशा ये जो एक्शन और रिएक्शन है हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। तो एस वर्ड शायद मेरे से बराबर प्रोनाउंस है, हमेशा, ओके, हमेशा, ओके ठीक है, जाने दो। एक्शन इसमें कितना रहेगा, एक्शन जो रहेगा वो आपका फोर्स ऑन सिस्टम है ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका मतलब वो फोर्स नीचे की तरफ खींचेगा बेसिकली, अर्थ जो है ये पूरा नीचे का सरफेस अर्थ समझ लो, ठीक है, अर्थ सरफेस, तो सिस्टम को नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है, फोर्स ऑन सिस्टम को नीचे की तरफ खींचेगा, तो जो भी नीचे की तरफ खींचेगा वो आपका कितना आया था, 270 न्यूटन आया था, याद है ना, 270 mg हमने लिया था, जो क्या था 270 न्यूटन। अब फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सिस्टम, मतलब सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है, ये भी तो अर्थ पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। अब भले से अर्थ आपका ऊपर नहीं जाएगा, पूरा सिस्टम नीचे आता है, क्यों, ड्यू टू मास, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल रहा था रिएक्शन, तो रिएक्शन जो फोर्स लगाएगा ये पूरा सिस्टम अर्थ के ऊपर, तो वो अर्थ को ऊपर की तरफ खींचेगा, अर्थ को ऊपर की तरफ खींचेगा, कौन, ये पूरा सिस्टम, सॉरी ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं, ये फोर्स में बात कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, अर्थ को वो ऊपर की तरफ खींचेगा, आप समझ गए। तो ये अर्थ के ऊपर ये फोर्स लग रहा है, ये समझ गए, तो ये भी आपका 270 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि फोर्स हमेशा सेम लगता है, ठीक है ना, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, अगर आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करोगे तो सेम ही रहता है, ठीक। तो ये भी आपका 270 न्यूटन, भले से क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन में था, एक्सेलरेशन कितना था 0.1, इस जो ब्लॉक के ये पूरे सिस्टम की जो एक्सेलरेशन थी वो नीचे की तरफ थी 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो भले से एक्सेलरेशन इसमें रहे या ना रहे, जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एक्शन रिएक्शन है ना वो सेम रहेगा, ये आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये नोट कर लेना। अब हम दूसरी बात फोर्स की सिर्फ करते हैं, सिर्फ अगर हम फोर्स की बात करें तो इसमें दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है, इसमें दोनों सेम नहीं होगा। अब जरा देखते हैं कैसे सेम नहीं होगा। तो जो फोर्स लगाएगा फोर्स ऑन आप सरफेस पे लग रहा है ना, फ्लोर पे लग रहा है, ये आपका अर्थ, यहाँ पे अर्थ वर्थ चला गया, यहाँ पे फ्लोर की बात हो रही है, सिर्फ फ्लोर की बात हो रही है, क्योंकि वो फ्लोर पे है वो पूरा सिस्टम। तो फोर्स ऑन फ्लोर ड्यू टू ब्लॉक, ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे एक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे एक्शन हो जाएगा, ओके। और फोर्स ऑन ब्लॉक, जो ब्लॉक पे फोर्स लगेगा किसकी वजह से, ड्यू टू फ्लोर, वो यहाँ पे चीज़ क्या हो जाएगा, ये फ्लोर लिखा है मैंने, ठीक है ना, वो थोड़ा स्पेलिंग वेलिंग देख सकते हो, ये चीज़ आपका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तो फ्लोर और ब्लॉक के बीच में फोर्स लग रहा है,
ये पूरा अर्थ और सिस्टम के बीच में लग रहा था, तो ये हमेशा सेम होता है, ये एक्शन रिएक्शन हमेशा सेम होता है, याद रखना, ठीक है ना, नोट करके रखना। बट इस कंडीशन में जो एक्सेलरेट हो रहा है, इस कंडीशन में हम लोग एक्सेलरेशन भी देखेंगे, ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन हो रहा है नीचे की तरफ, दैट इज 0.1 से, ठीक। तो इस कंडीशन में हमने देखा था कि जो नॉर्मल रिएक्शन आया था बॉडी पर एन डैश, वो कितना आया था, इस पूरे सिस्टम पर जो नॉर्मल रिएक्शन आया था जिसको हम बोलेंगे रिएक्शन, वो कितना आया था 267.3 न्यूटन आया था, ठीक। ये नॉर्मल रिएक्शन है, बट एक्शन तो आपका mg है, पूरा मास इंटू जी, तो वो आपका 270 न्यूटन ही आता है, ठीक है। एक्शन आपका 270 न्यूटन ही आता है, ठीक है। तो इस चीज में देखो, इस कंडीशन में आप देख सकते हो, सीधा सीधा देख सकते हो कि ये जो एक्शन है वो तो 270 है, बट रिएक्शन है 267, ये दोनों अलग है, इसमें सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या सीख सकते हो, इसमें आप ये समझ सकते हो कि जो पूरा सिस्टम जब एक्सेलरेशन में रहेगा और वो सरफेस से रहेगा, फ्लोर से, मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन में रहेगा तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन सेम नहीं होते, इस कंडीशन में एक्शन रिएक्शन सेम नहीं होगा, एक्शन इज नॉट इज इक्वल टू रिएक्शन। ये कंडीशन कौन सा है, जब ये सिस्टम एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज़, ठीक है ना। तो ठीक है, आई होप आप फटाफट कर लो नोट। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गले के मोड़ पर तेरी हथेली पढ़ ये पढ़ क्या होता है यार। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें नहीं है, ठीक है, वो हम लोग थोड़ा देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, पर ठीक है वो भी हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ सम्स करेंगे, ओके। तो बच्चों अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले चीज़ हम क्या देखेंगे, कॉन्करेंट, ये क्या लिख दिया है कॉन्करेंट, एक हम देखेंगे कॉन्करेंट फोर्स और कोप्लेनर फोर्स में क्या फ़र्क होता है। ज़्यादा बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। क्या फ़र्क होता है, अब मैं इसका कुछ डिफरेंस बिटवीन नहीं देने वाला हूँ, मैं सिंपल बता देने वाला हूँ। तो कॉन्करेंट फोर्स वो फोर्स होता है जो एक ही पॉइंट पे फोर्स लगता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि ये आपका कोई भी मास है, कोई भी बड़ा मास हो सकता है, कार वार कुछ भी, बॉक्स कुछ भी हो सकता है, उसको मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट में ले लिया। तो इस कार पर या फिर इस बॉक्स पर जितने भी फोर्स लगेंगे, या तो ऐसे लग रहा है फोर्स, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ये सारे फोर्स हम लोग ऐड करके क्या बोलेंगे, कि कॉन्करेंट फोर्स है, ठीक है। ये ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है, या फिर फोर्स आपके ऐसे भी लग सकते हैं, एक ऐसा लग रहा है, सॉरी उल्टा मैं लगाता हूँ, ठीक है, ऐसा लग रहा है फोर्स, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये भी कॉन्करेंट फोर्स के अंदर ही आता है, मतलब एक ही पॉइंट पर लगता है जो भी फोर्स है, ठीक है ना, ये सारे फोर्स लग रहे हैं। और या फिर उसको ऐसे भी मतलब उस पॉइंट पर या उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऐसे भी लग सकता है, ठीक है। मतलब एक इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है ना, ऐसे मतलब इसी पॉइंट पे लग रहा है सारे फोर्स, ये समझे। तो ये आपके कॉन्करेंट फोर्स होते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये इससे आपका एक थ्योरम आता है जिसको हम बोलते हैं लैमिस थ्योरम। अभी आपने समझा ना कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, तो इससे हम एक लैमिस थ्योरम बताते हैं। लैमिस थ्योरम क्या होता है, तो लैमिस थ्योरम ये होता है, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, लैमिस थ्योरम। ये हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, अभी तक कोप्लेनर फोर्स की बात नहीं कर रहे, ठीक। तो लैमिस कॉन्करेंट फोर्स की बात कर रहे हैं। तो लैमिस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई पॉइंट है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर 3 फोर्स लगे, ठीक है, एक ऐसा फोर्स लगा, ऐसा फोर्स लगा, एक ऐसा फोर्स लगा, ठीक है। और अगर तीनों के बीच में एंगल है कुछ ना कुछ, लेट्स से एंगल, लेट्स से ये अल्फा हो गया, इसको मैं बीटा ले लिया, इसको मैं गामा ले लिया, ठीक। लेट्स से फोर्स के नाम लेते हैं, ये फोर्स आपका F1 रहेगा, ये फोर्स जो लग रहा है आपका F2 रहेगा, ये फोर्स जो लग रहा है आपका F3 रहेगा, ठीक। तो जो लैमिस थ्योरम है वो क्या बोलता है कि फोर्स वन ये यहाँ से फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, तो उसके सामने वाला एंगल कौन सा है, अल्फा, ठीक है ना। ये फोर्स के जो अपोजिट वाला एंगल है अल्फा है, तो फोर्स 1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, ठीक, फोर्स 2 आप लोगे तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है, बीटा, तो फोर्स 2 अपॉन साइन बीटा, ठीक है। ये अल्फा को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू फोर्स 3 आपका कौन सा है ये, तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल ग्यामा, इसका मतलब अपॉन साइन ग्यामा, ठीक है। तो ये चीज़ लैमिस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है।
तो ये आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कंकरेंट फोर्स के अंदर ही आता है लेविस थ्योरम, ठीक है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे लग रहा है तीनों फोर्स, ठीक है। बट ये 3 फोर्स लग रहा है, याद रखना, ये आपको याद होना चाहिए, 3 ही फोर्स लगना चाहिए, तभी हम लोग लेविस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लो, ठीक है ना। काफ़ी न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी पूछते हैं इस चीज़ को। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। हम लोग कोप्लेनर फोर्स देखते हैं, ठीक है, कोप्लेनर फोर्स। अब देखो बच्चों, कोप्लेनर फोर्स कुछ नहीं है यार, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन, तो एक ही प्लेन आप बोल सकते हो, ये एक प्लेन है। प्लेन मतलब ये जो है ना, ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, ये भी एक प्लेन ही है, ठीक है। तो उसमें जितने भी फोर्स लगते हैं उस प्लेन में, ये फोर्स, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स, ठीक है, ये कोई एक पॉइंट पे नहीं लगेगा, वो उस प्लेन में पूरा फोर्स लगेंगे, ठीक है। ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ये कोप्लेनर फोर्स हो गया। मतलब एक ही प्लेन में वो सारे फोर्स लाया करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, इसमें जितने भी फोर्स लगेंगे इस बोर्ड पे, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये बोर्ड आपका एक प्लेन ही है। प्लेन मतलब क्या होता है, 2 एक्सेस होता है, 2 डायमेंशन का होता है, ठीक है। तो इसमें सारे ये फोर्स लग रहे हैं, तो ये हो गया आपका कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है ना। एक प्लेन में जितने भी फोर्स लगते हैं उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। अगर अब देखो यहाँ पे, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, तो 2 एक्सिस का होता है प्लेन आपका, ठीक है। तो ये आपका कोप्लेनर फोर्सेस होता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना आप, ठीक है। अब बच्चों हम क्या देखेंगे कि अगर आपने कभी आप लिफ्ट में गए होगे, ठीक है, तो लिफ्ट जैसे या ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, तो आपका वेट मतलब थोड़ा कभी हल्का फील होता है, फिर कभी भारी फील होता है। तो वो हम देखेंगे कि वो अपेरेंट वेट का इक्वेशन क्या आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो अपेरेंट मतलब वो नकली वेट, बेसिकली यू कैन से अपेरेंट मतलब वो कुछ देर के लिए वेट रहता है। अपेरेंट वेट को हम लोग क्या ले कुछ अपेरेंट वेट ही रहने देते हैं, ऑफ अ पर्सन मूविंग इन लिफ्ट। लिफ्ट ओ भाई, लिफ्ट करा दे। यू कैन से इन अ मूविंग लिफ्ट, ठीक है। इन अ मूविंग मतलब लिफ्ट आपका मूव हो रहा है, तब आपका वेट वगैरह सब क्या होगा, अपेरेंट वेट मतलब नकली वेट जो भी रहेगा वो कैसे आएगा, यू कैन से नकली वेट, ठीक है। अपेरेंट मतलब थोड़ा देर के लिए, ठीक है यार, बहुत बार बोल दिया मैंने शायद। तो फर्स्ट हम क्या क्या देखेंगे कि आप लिफ्ट के अंदर हो, ठीक है, आप लिफ्ट के अंदर हो या आप उसके अंदर हो या आप हो, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है। तो आपको वेट हल्का लगेगा कि भारी लगेगा, भारी लगता है ना, आपका जो वेट है थोड़ा भारी लगता है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो आप जो खड़े हो इस सरफेस पे, ठीक है ना, आप सरफेस पे खड़े हो, तो आपका एक वेट लगता है जिसको जो कि होता है mg। और जब क्योंकि ये सरफेस पे खड़े हो तो आपका वो भी लगेगा, क्या लगेगा आपके ऊपर, नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगा जो कि ऊपर की तरफ होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे आर ही ले लेता हूँ, ठीक है, हम लोगों ने एन अभी तक लिया, अब मैं यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन को आर ले रहा हूँ। एन लो आर लो बाद एक ही है, आर बस वहाँ पे लिख देना कि ये नॉर्मल डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन को आर लिया है, ये समझा। अब देखो इसमें लिफ्ट आपका भी ऊपर जा रहा है, मतलब जो इस बॉडी का पूरा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, मतलब टोटल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये समझा। तो जो टोटल फोर्स है यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा है, तो टोटल फोर्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन का हम लोग जो भी क्वांटिटी रहता है वो लेते हैं, मतलब आर, और माइनस कर देते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में mg, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको कुछ भी फाइंड करना है, कुछ भी, यहाँ से आपको मास तो ऐसे दिया रहेगा, मास ऑफ आपका मास आपको पता रहेगा, ठीक है, मास वगैरह दिया रहेगा। तो इस इक्वेशन से आपको कुछ भी फाइंड करना है तो मिल सकता है। एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू ए भी शायद दिया रहेगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, माइनस mg। तो इस इक्वेशन से आप कोई भी कुछ भी चीज़ फाइंड कर सकते हो। तो ये कंडीशन क्या था, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा था। लेकिन हम बात करते हैं अपेरेंट वेट क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो अपेरेंट वेट होगा, ठीक है, अपेरेंट वेट वो क्या होगा, बेसिकली वेट क्या होता है, mg होता है, ठीक है ना, mg, जी। तो g, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी होता है ना अपेरेंट वेट। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, g जो है यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन जो लिफ्ट का ऊपर की तरफ है, और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे जो टोटल एक्सेलरेशन होता है, टोटल वो ऐड हो जाता है यहाँ पे। तो g प्लस ए, ये भी आप नोट कर लेना, जब भी आपका लिफ्ट ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो जो अपेरेंट वेट में
जी रहेगा ग्रेविटी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, वो ऐड हो जाता है। तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है। अब ये चीज़ आया कैसे वो जरा देखते हैं, वो इसी चीज़ से आया, ठीक है। यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको हम लोगों ने अपरेंट वेट लिया है, याद रखना। जो नॉर्मल रिएक्शन है ना ऊपर की तरफ, ये आपका अपरेंट वेट रहेगा, तो मैं इसको आर ले लेता हूँ अपरेंट वेट को, ठीक। तो इससे ही आया, सीधी सी बात है। कैसे आया, एम ए इज इक्वल्स टू क्या आता है, एम ए इज इक्वल्स टू आर माइनस एम जी, ठीक है। तो आर इसको इधर लेके आओ, तो आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम ए प्लस एम जी। तो यहाँ पे एम कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, जी प्लस ए, या ए प्लस जी, बात एक ही है, जी प्लस ए। तो ये जो आर है आपका, यही आपका अपरेंट वेट है, ठीक है। ये आपका अपरेंट वेट है, याद नोट रखना, नोट कर लेना, ठीक। ये समझा, ओके। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं। जब लिफ्ट आपका नीचे की तरफ एक्सीलरेट होगा तो आपने फील किया होगा कि वेट आपका कम होगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है लिफ्ट का, तो आपका वेट थोड़ा भारी लगता है। जितना आप फील करते हो ना उससे थोड़ा भारी लगता है जितना आपका पहले वेट रहता है। तो इस कंडीशन में इसके लिए जी प्लस ए होता है, ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन लिफ्ट का भी ऐड हो जाएगा, तो इसके लिए आपका वेट थोड़ा ज़्यादा लग गया इस कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में चलो आते, याद रखना जो आर था वही आपका अपरेंट वेट था, जो आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। अपरेंट वेट आपका आर, वो नॉर्मल रिएक्शन ही है, ओके। वो ऊपर की तरफ आपको डायरेक्शन रहता है। अब हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है, ये लिफ्ट है, उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो यह आपके क्या क्या लगे, एम जी लगे, और दूसरा ऊपर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन जो कि होता है आपका अपरेंट वेट, ठीक है। अब सिंपल है, इक्वेशन बताओ। तो टोटल फोर्स नीचे की तरफ है, तो उस साइड में कौन सा क्वांटिटी है, एम जी माइनस आर कर दो, ठीक है ना, उसके ऑपोजिट वाला। तो यहाँ पे आर क्या होगा, आर आपका अपरेंट वेट है, आर विल बी नथिंग बट एम जी माइनस एफ, एफ इज नथिंग बट एम ए, ठीक। तो यहाँ पे एम कॉमन लो, जी माइनस ए, तो जो आपका अपरेंट वेट आएगा वो ये चीज़ आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों नोट करके लेना, इक्वेशन ऐसे आता है और ये चीज़ आपका अपरेंट वेट ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये जी माइनस ए, तो आपने फील किया होगा, क्या फील किया होगा, जब भी लिफ्ट नीचे जाते हैं, आप लिफ्ट के अंदर हो तो आप थोड़ा लाइट वेट फील करते हो, है ना। इस यहाँ पे देखो जी माइनस ए हो जाता है क्योंकि माइनस है बीच में, तो जो भी एक्सेलरेशन रहता है लिफ्ट का, उसका एक्सेलरेशन माइनस हो जाता है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में से, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन हो गया। अब थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, ये नोट कर लेना, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार मैंने किया हुआ है। तो थर्ड कंडीशन आप क्या देखोगे, लिफ्ट जो है, लिफ्ट आप उसके अंदर हो, और लिफ्ट का ना तो एक्सेलरेशन है, ना ही वो, मतलब या तो रेस्ट पे रहेगा लिफ्ट, या तो फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन यू कैन से, ठीक है। यहाँ पे v कांस्टेंट रहता है यूनिफॉर्म मोशन में, तो ये चीज़ आपको लिखना, v मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो इस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो, तो इसमें तो टोटल फोर्स लग ही नहीं रहा है, क्योंकि जब v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, मतलब ये जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन पहले बनाते हैं, f इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, f इज इक्वल्स टू, दोनों का माइनस करना ही है, एम जी माइनस कोई भी एक दोनों में से माइनस कर दो, ठीक है। क्योंकि f यहाँ पे है ही नहीं, फोर्स है ही नहीं, तो क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, तो ये एम ए में आपका ए जो है वो जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर तो ये हो जाएगा एम जी माइनस आर। तो यहाँ पे जो आर रहेगा वो एम जी के बराबर रहेगा, मतलब जो आपका अपरेंट वेट रहेगा वो एक्चुअल वेट के बराबर रहेगा। एक्चुअल वेट आपका एम जी था, तो अपरेंट वेट आपका या इस कंडीशन में एक्चुअल वेट के बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो आपने फील किया होगा, अभी लिफ्ट रेस्ट पर रहता है, जो आपका वेट रहता है वही रहता है, और जब यूनिफॉर्म मोशन से चलेगा तो आपका जो वेट रहेगा वही आपका वेट रहेगा, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेना आप, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट था, ठीक है। तो बच्चों ये हो गए आपके तीन कंडीशंस। अब हम लोग थोड़ा फ्रिक्शन का देख लेते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन का मैंने आपको शायद नहीं बताया, एक्चुअली फ्रिक्शन का उसमें ज़्यादा एनसीईआरटी में ज़्यादा दिया नहीं था, तो जो भी है वो मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा वाला। तो जरा हम लोग फ्रिक्शन की चीज़ें देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। फ्रिक्शन में कुछ चीज़ें नहीं थी, ठीक है, उस आपके टेक्स्ट बुक में। तो देखो इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जो बॉडी है, बॉडी जब भी आपका सरफेस से जस्ट मूव करने वाला होता है, जस्ट वो मूव करने, जो भी आपका सपोज आपके बॉडी पे ये साइड में फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, फोर्स लगे साइड में लग रहा है, और ये आपका एफ एस दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, क्योंकि रुका हुआ जब बॉडी रहता है तो जो भी फोर्स लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक। तो जब भी बॉडी मैंने बताया था ना आपको कि ये बॉडी
क्या बताया था कि फोर्स आपका सपोज कितना आप लगा रहे हो 10 न्यूटन, एग्जांपल ले रहा हूँ, और फ्रिक्शन फोर्स भी कितना है आपका 10 न्यूटन। तो आपने मतलब ये बॉडी जस्ट मूव होने वाला है ना, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम लगता है। मैंने आपको यही बताया था, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ इस कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम लगता है, क्योंकि फोर्स वहाँ से 10 न्यूटन लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स भी 10 ही है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली ये जो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, याद रखना, ठीक है। ये चीज़ आपके टेस्ट में दिया भी नहीं था, तो ये मैंने आपको बताया भी नहीं, ठीक। जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये चीज़ आप नोट कर लो, ठीक, ओके। और बच्चों दूसरी चीज़, और हम लोग दो चीज़ जानेंगे, ये आपने नोट किया, एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं था। एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम लोग लेट से थीटा से डिनोट करते हैं, दूसरा होता है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ, चलो इसमें देखता हूँ, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, इसको हम लोग लेट से फाई से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ रिपोज को, ठीक। थीटा मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और ये रिपोज। अब जरा इधर देखते क्या होता है, ये आप कॉपी कर लिया आपने, इसको मैं रफ करता। तो देखो इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है जरा देखते हैं कि एक मैंने आपको एग्जांपल लिया था, याद है, वो कार वाले एग्जांपल था, ठीक है। ये ऐसा है, इस बॉडी है, इधर है, वो कार बैंकिंग ऑफ रोड वाले एग्जांपल है। ये थीटा होता है, सॉरी ये थीटा नहीं होता, ये फाई होता है, फाई। ये जो होता है ना, ये एंगल ऑफ रिपोज होता है। जो भी एंगल हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल वो आपका रोड जिस जिस मतलब जो जितने भी एंगल से वो बैंक्ड है ना, बैंकिंग ऑफ रोड याद है, तो जितने भी एंगल से वो बैंक्ड रोड है आपका, ऐसा रोड रहता है, तो वो एंगल आपका क्या रहता है, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज। चलो मैं यहाँ पे लिखता नहीं क्योंकि यहाँ पे लिखा है मैंने, फाई आपका रहेगा एंगल ऑफ रिपोज। तो ये जो कार है आपका, इस पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं, याद है कि नहीं याद है? इस पे लगता है, इस पे क्या क्या लगता है बताओ। एक फ्रिक्शन फोर्स लग गया उस डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे लेट्स से एफ एस, फ्रिक्शन फोर्स। या एक काम करो, इसको आप ना वो कार वाला एग्जांपल मत लो, इसको आप सिंपल ले लो, एक हॉरिजॉन्टल एंगल से एक बॉक्स रखा हुआ है या फिर एक ट्रायंगल, यू कैन से ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जैसा आपका कोई भी का बॉक्स है, या यू कैन से ट्रायंगल जैसा आपका कोई भी एक ब्लॉक है, आप बोल सकते हो। उस पर मैंने एक छोटा सा मास रखा हुआ है, ठीक है, एक एंगल पर। वो एंगल क्या है, फाई। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, याद रखना, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल को मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो उस पर बॉक्स रखा, अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लग गया, ठीक है, मतलब ऐसे लगे ना, क्योंकि ये इस तरफ स्लिप करेगा ये बॉक्स, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या लग गया, वेट लग गया जिसको हम बोलते हैं mg, ठीक। और क्या क्या लग सकता है इसमें, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक, ये हो गया। और क्या क्या लग गया इसमें, अब हम लोग क्या इसमें रिजॉल्व करते हैं, यही याद है ना आपको, कैसे रिजॉल्व करते हैं। ये जो mg है उसको 90 डिग्री में रिजॉल्व कर लो। तो यार एक मिनट, mg जो है उसको 90 डिग्री, mg को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ 90 डिग्री में, ठीक है, ये देखो 90 डिग्री बनता है। और ये फाई है, ठीक है ना, ये फाई है, तो ये जो एंगल रहेगा ये भी फाई होता है, ये भी फाई होगा, याद रखना, नोट कर लेना, ठीक है। तो ये भी आपका एंगल ऑफ रिपोज रहेगा बेसिकली। तो ये आपका क्या हो जाता है, mg cos फाई, और ये हो जाता है mg sin फाई, ठीक, ओके। अब आपको क्या रिजॉल्व करना है, अब आपको कुछ रिजॉल्व नहीं करना है। और यहाँ पे एक और चीज देखना है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है और जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, यू कैन से फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर, याद है हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था। तो रिजल्टेंट आपका इसका कुछ ऐसा स्ट्रेट आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट किस चीज का है, किसका है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ऑन दिस बॉडी, और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का ये रिजल्टेंट आर है। तो ये जो एंगल बनेगा ना, नॉर्मल रिएक्शन, जो एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड जो भी आपका रिजल्टेंट बनता है बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये जो एंगल बनेगा बच्चों, वो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझे आप, नहीं समझे, एक बार और समझ लो। तो ये जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है उस बॉडी पर, और ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है Fs, तो इसका जो भी रिजल्टेंट बनेगा वो ऐसा कुछ आएगा। इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर निकालूँ वो ऐसा कुछ आएगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन से जो भी रिजल्टेंट एंगल बनाएगा वो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो याद रहेगा बच्चों अभी, ठीक है। तो ये आपको नोट करके रखना है। तो अब ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एक और फॉर्मूला होता है,
क्या हम लोग लिख सकते हैं, जो म्यू एस आता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो आपका क्या आता है, टैन थीटा, याद रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। म्यू एस इज नथिंग बट टैन थीटा, थीटा आपका क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एस आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन में क्या है, ये जो कंडीशन है, ये ब्लॉक जस्ट मूव होने वाला है, जस्ट स्लाइड होने वाला है नीचे की तरफ, ये जो बॉडी है जस्ट स्लाइड होने वाला है नीचे की तरफ में, जस्ट स्लाइड होने वाला है, आप समझ रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज होता है। याद रखना मैंने क्या बोला, ये जो बॉडी है, ये जो आपका बॉडी रखा है इस ब्लॉक पर, ट्रायंगल वाले ब्लॉक पर, ये जस्ट मूव होने वाला है। तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज, मतलब ये जो फाई है इज इक्वल्स टू ये थीटा होता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना। तो यहाँ पे अब मैं क्या, यहाँ इस कंडीशन के हिसाब से मैं जो मैं अभी कंडीशन बताया, ठीक है ना, वो कंडीशन आप लिख लेना। कंडीशन क्या है कि ये जो बॉडी है इस ब्लॉक पर जस्ट मूव होने वाला है, जस्ट स्लाइड होने वाला है, ठीक है ना, वो स्लाइड हुआ नहीं है, जस्ट स्लाइड होने वाला है, ठीक है ना, याद रहेगा। तो ये म्यू एस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन फाई, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेना, ठीक। जैसे यहाँ पे थीटा के बदले मैंने फाई ले लिया, ये कंडीशन कौन सा, ये कंडीशन याद रखना कि ये जस्ट स्लाइड होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको आपके सारे टेस्ट बुक में दिया नहीं था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, ये आपको पढ़ना ज़रूरी था। ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स आप करोगे सॉल्व तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूरी रहेंगी। तो बच्चों एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ सिंपली। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये एम्स में आया हुआ है, ठीक है ना, AIIMS, ठीक है। तो एम्स में ये क्वेश्चन आया, एम्स एग्जाम में। तो बच्चों कैसा होता है कि अभी देखो नेशनल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें क्वेश्चंस थोड़े बहुत मतलब हार्ड ही आते हैं। तो ये एम्स हो गया, नीट हो गया, ठीक है ना, जेई मेन हो गया, जेई एडवांस, ये सब नेशनल लेवल के क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चंस थोड़ा हार्ड पूछते ही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टेट लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो थोड़े बहुत ईजी होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते, उसमें आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे, क्वेश्चंस कर लोगे, क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद ही मतलब आप क्लियर आप जान पाओगे कि आपको कितना आता है, कितना कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। तो ये एम्स का हम लोग जरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा है इसमें क्वेश्चन। इसमें क्या बोला कि एक बॉडी है मास 5 किलो का, तो ये जो मास है 5 kg का है, इस सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग बैलेंस, तो ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, स्प्रिंग से वो मास को लटकाया है, एक एंगल पे लटका है, एंगल कितना है 30 डिग्री ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर। इसमें बोला है कि फाइंड आपको क्या करना है कि आपको फाइंड तो मैंने लिखा नहीं, फाइंड आपको ये करना है, कि फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग इस मास पर कितना फोर्स अप्लाई करे। देखो ये एम्स में आया हुआ है, ठीक है ना, याद रखना। तो देखो सिंपल, आपको कुछ नहीं आता, आपको क्या आता है, फ्री बॉडी डायग्राम। आपको क्या करना है, इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है। हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ईजी होता है। अब इस मास पे आपको देखना है कौन कौन से फोर्स लग रहा है। एक तो लग गया ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक, मैंने एन लिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। और क्या क्या लग गया, नीचे की तरफ mg लगेगा, ठीक। और क्या क्या लगेगा, बस दो ही चीज़ें, और वो स्प्रिंग जो है वो ऐसा उसको बांधा हुआ है, ठीक है ना। ये स्प्रिंग का अपने को फोर्स फाइंड करना है, क्योंकि ये जब मास नीचे जाएगा तो स्प्रिंग पे कुछ ना कुछ तो फोर्स, स्प्रिंग कुछ ना कुछ तो फोर्स से वो मास को खींचेगा ना, सीधी सी बात है, वही फोर्स आपको फाइंड करना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे, जब देखो mg जो है आपका, mg को मैं ऐसे रिजॉल्व करता हूँ, कैसे, 90 डिग्री में। तो ये जो है आपका 30 डिग्री था यहाँ पे, ठीक है, ये आपका 30 डिग्री पे था। तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो ये बनता है, याद है ना, मैंने आपको बताया था, ये जो ऐसा इसके पहले आपको बताया ना, ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, ये जब थीटा रहता है तो ये भी थीटा रहता है, ठीक है। तो ये आपका थीटा बन जाएगा, तो ये थीटा रहेगा, तो मतलब ये 30 है बेसिकली, तो मैं 30 लिख देता हूँ डायरेक्ट। इसके पहले मैं आपको बताया ना यार, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा mg cos 30, ठीक, और ये हो जाएगा mg sin 30, सिंपल है। अब देखो फोर्स कौन लगा रहा है, स्प्रिंग लगाएगा ना, फोर्स हमको वही फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स अप्लाई बाय द स्प्रिंग, तो ये F उसकी वो डायरेक्शन में लगेगा, सिंपल। तो इसमें आप रिजॉल्व कर सकते हो, आप क्या बोल सकते हो कि जो F है, F इज इक्वल्स टू mg sin थीटा है, ठीक है, mg sin 30 है, सॉरी। m आपको पता है, m कितना दिया, 5 kg का दिया। g आपको पता है, g आप 10 ले लो, ठीक है। g नॉर्मली हम लोग 10 ही लेते हैं ऐसे MCQs वगैरह में। तो m हो गया 5 kg, g हो गया 10, 30, sin 30 इज नथिंग बट 1/2,
तो 2 5 2 5 5 5 25, तो 25 न्यूटन आया बच्चों। तो ऑप्शन क्या रहेगा? बी। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। आपको रिजॉल्व करने आना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम। और अगर आपको अगर और ऐसे क्वेश्चन चाहिए बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ऐसे मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस के लिए जो आपके एंट्रेंस वगैरह एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एम्स हो चाहे कोई स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है। और हाँ, एक बात बच्चों, अगर आप देखो, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि क्या मैं थंबनेल कैसा रखूँ। ठीक है, थंबनेल जो अभी मैं रख रहा हूँ क्या वो सही है थंबनेल, और क्या मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा चलेगा, या फिर मैं कुछ और बदलूँ मैं पढ़ाने का तरीका। ठीक है ना। अब कई बच्चों ने बोला है कि सर आप बुक्स पेन पे पढ़ाओ। ठीक है ना, पेन बुक लेके पढ़ाओ, ये बोर्ड पे मत पढ़ाओ, इसमें बराबर नहीं समझते हैं। तो आप बताओ कि ये जैसा मैं समझा रहा हूँ ये सही है, मतलब आपको समझ में आ रहा है, या फिर और तरीका चेंज करूँ समझाने का, मतलब ये पढ़ाने का तरीका चेंज करूँ, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, जय हिंद। ठीक है।